नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अदालत में गैर सरकारी संगठन ने याचिका दायर की। याचिका में चुनाव आयोग से प्रत्येक चरण की वोटिंग के 48 घंटे के भीतर मतदान का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई। ये भी मांग की गई है कि इस बारे में शीर्ष अदालत द्वारा चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। इस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित अंतिम वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में वृद्धि के बारे में चिंताएं हैं। नागरिक व्यथित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम को बदला जा रहा है या नहीं। अचानक 6% की वृद्धि हुई है। वहीं सीजीआई ने चुनाव आयोग से पूछा, 48 घंटे के भीतर मतदान डेटा क्यों जारी नहीं किया जा सकता? आपको डाटा का खुलासा करने में क्या आपत्ति है? इसके बाद चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि समय लगता है, हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। इसके बाद सीजीआई ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के उचित समय दिया जाए। मामले को 7 चरण के लोकसभा चुनाव के छठे चरण से ठीक एक दिन पहले 24 मई को एक उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में शुक्रवार शाम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने साजिश रची है। इसी साजिश के तहत बीजेपी ने स्वाति को केजरीवाल के आवास पर भेजा। इस साजिश का मकसद था केजरीवाल पर झूठा आरोप लगाना। स्वाति इस साजिश का चेहरा थी। स्वाति बिना अपॉइंटमेंट के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी। उनका इरादा था कि सीएम पर आरोप लगाए जाएं, मगर वो उस समय उपलब्ध नहीं थे तो वो बच गए। इसलिए स्वाति ने वैभव कुमार पर आरोप लगाए। आतिशी बोली, स्वाति ने जो शिकायत की थी, इस एफआईआर में स्वाति कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, चोट लगी। वो कहती हैं कि उस चोट के बाद वो दर्द में करा रही हैं। वो अपनी शिकायत में कहती हैं कि उनके कपड़े फाड़े गए, मगर आज जो वीडियो आया उसमें उनकी हालत अलग दिखी। वो पुलिस वालों को डरा धमका रही हैं। वो आराम से बैठी दिखाई दे रही हैं। उनके कपड़े नहीं फटे हुए हैं। सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, वो सबको धमका रही हैं। आतिशी ने स्वाति मालीवाल के आरोपों को गलत बताया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी के एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। स्वाति ने आरोप लगाया, ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। स्वाति बोली, कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर चरित्र हनन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। आतिशी ने स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बताया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि फिर संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों माना कि स्वाति मालीवाल के साथ वैभव कुमार ने अभद्रता की? क्यों कहा कि कार्रवाई होगी? क्या झूठ बोल रहे थे संजय सिंह? क्या भाजपा की आड़ में अपने काले कारनामे छिपा रही आम आदमी पार्टी? कुछ लोग कह रहे हैं, क्या संजय सिंह और स्वाति मिले हुए हैं? ऐसा तो दिखता नहीं। तो क्यों संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति के साथ जो हुआ वो निंदनीय है? वैभव कुमार ने अभद्रता की, बदतमीजी की। अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई होगी। अब संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि स्वाति के साथ कौन सा निंदनीय कृत्य हुआ था। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी और मारपीट मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में बवाल मचा हुआ है। इस बीच इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है जो 13 मई का है और सीएम आवास के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में बैठी हैं और वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। इस दौरान स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल के पीए वैभव पर गुस्सा होती हैं। वीडियो में स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के आवास के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। वो कहती हैं कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। हालांकि सत्य हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो बाहर आने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। इसमें स्वाति मालीवाल ने मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र किया है। एफआईआर के अनुसार स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कैसे केजरीवाल के निजी सहायक वैभव कुमार ने
उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, बार बार उनके सीने, पेट और उसके निचले हिस्से में लातें मारी। उन्होंने इसमें अपने मासिक धर्म आने का जिक्र करते हुए कहा कि वो हमला रोकने के लिए गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन आरोपी नहीं रुका। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर में 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए दुर्व्यवहार और पूरे घटनाक्रमों का जिक्र है। आखिरकार आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है। ईडी ने ताजा चार्जशीट में आम आदमी पार्टी यानी आप को आरोपी के रूप में शामिल कर दिया। ये पहली बार है कि किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया गया है। पार्टी को पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आबकारी नीति मामले में ईडी ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसमें आप और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया है। केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। एजेंसी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र की भिवंडी में इंडिया गठबंधन के समर्थन में की गई रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल गया तो इन लोगों ने 15 दिनों तक मेरी दवाइयां बंद कर दी। महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने कहा कि इस बार 48 में से 42 इंडिया गठबंधन को देना है। उन्होंने कहा कि अगर अब मोदी सरकार बनी, वैसे तो बनेगी नहीं, लेकिन अगर बनी तो शरद पवार जेल में होंगे, सुप्रिया सुले जेल में होंगी, आदित्य ठाकरे जेल में होंगे और उद्धव ठाकरे जेल में होंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने ये नोटिस बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अनुचित और अशोभनीय टिप्पणी के लिए जारी किया है। 15 मई को हुई एक सभा को संबोधित करते समय बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए गंगोपाध्याय के खिलाफ टीएमसी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तरह इटालियन नहीं हैं जो हिंदी नहीं जानते। वो इस मिट्टी के बेटे हैं जो देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। कुल्लू जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए रनौत ने कहा कि मोदी सुशासन के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री पहाड़ी सहित कई भाषाएं जानते हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव में व्यस्त हैं। इस बीच राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से फटकार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह पर उस समय अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में उनके बयान को लेकर केस दर्ज हुआ था। अमित शाह से जुड़े इस केस में पहले राहुल को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई रोक दी थी। साथ ही केस को लेकर राहुल गांधी को कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन राहुल ने जवाब दाखिल करने में बहुत देर कर दी। ऐसे में अब राहुल गांधी को देर से जवाब दाखिल करने पर कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन पर इस देरी के लिए 1000 रुपए का दंड भी लगा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। दरअसल सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अब सोरेन की जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा। इससे पहले अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से 17 मई तक जवाब मांगा था। रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के लिए संयुक्त रैली हुई और इसमें सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से राहुल गांधी को जिताने की अपील की। इससे पहले 20 साल तक रायबरेली से सांसद रही सोनिया ने कहा कि वो यहाँ के लोगों को राहुल गांधी को सौंप रही हैं। सोनिया ने कहा कि सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 20 साल से एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे माना वैसे ही राहुल गांधी को अपना मान कर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शब्द खटाखट का जिक्र किया था और खटाखट बोला भी था, जिसके बाद राहुल गांधी ने आज रायबरेली में कहा कि जो भी मैं चाहूं प्रधानमंत्री के मुंह से बोलवा सकता हूं। मैंने कहा कि आप अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, 2 दिन बाद कहते हैं अडानी अंबानी। मैंने कहा हम बैंक अकाउंट में खटाखट टकाटक पैसे डालेंगे। दूसरे दिन मोदी ये भी कहने लगते हैं, आप बताओ क्या कहलवाना है, उनसे कहलवा दूंगा। नरेंद्र मोदी जी हार मान चुके हैं, उनकी गुड बाय हो चुकी है। मैं आपको लिखकर देता हूं, 4 जून को मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया को बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं। एक कमरे में इंटरव्यू होता है जहां 2-4 गोदी मीडिया के पत्रकार होते हैं। ऐसे इंटरव्यू में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं होती है, क्योंकि ये मीडिया नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ परिवार और सत्ता ही मायने रखती है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए।
पीएम मोदी ने कहा कि किसी भ्रम में मत रहिए। देश जब आज़ादी का आंदोलन लड़ रहा था और उस वक्त देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति कहता था कि देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, लेकिन देश के टुकड़े हो गए ना। इन्होंने देश के टुकड़े कर दिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। पीएम मोदी ने कहा कि इनके लिए देश कुछ नहीं है, इनके लिए परिवार और पावर ही सब कुछ है। आरजेडी नेता मनोज झा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास संविधान को खत्म करने के कई तरीके हैं। समाचार एजेंसी एनआई से मनोज झा ने कहा कि मंडल कमीशन में गैर हिंदू समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। इसे ना पीएम ने पढ़ा है ना ही अमित शाह ने, वो इसे बिना पढ़े हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने के इनके पास कई तरीके हैं। एक बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब गोलवलकर की आई थी, क्या इन्होंने इसे कभी खारिज किया? मनोज झा ने कहा कि 2014 में ये लोग 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का नारा देकर आए थे, लेकिन कितनी नौकरियां थी? नौकरियां खत्म कर दी तो आरक्षण ही खत्म हो गया। अमित शाह जी, आपके तेवर से पता चलता है कि उनके हाथ में देश या संविधान सुरक्षित नहीं है। अब पीएम मोदी ने एक और वॉर रोकवाने का दावा किया है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तब अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। इजराइल के पीएम और राष्ट्रपति से सबसे मिलना था। मैंने कहा कि इन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान में गाजा में बम ना गिराएं, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन की लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने विशेष दूत भेजा था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुझे मुस्लिमों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी ने गाजा में रमजान के महीने में बम हमले को रुकवाया, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब की बार 400 पार के नारे पर कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या समझते हैं, राहुल बाबा एंड कंपनी कुछ बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने का बहुमत है। अमित शाह ने कहा कि हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि हमें देश की राजनीति में स्थिरता लेकर आना चाहते हैं। देश की सीमा को सुरक्षित रखना है। देश को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास कांग्रेस का है। इंदिरा के समय में कांग्रेस ने बहुमत का दुरुपयोग किया, आर्टिकल बदल दिए, इमरजेंसी लगा दी, किसी भी कारण के बिना 1.25 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी। अमित शाह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, उन्हें शराब घोटाले में क्लीन चिट नहीं मिली है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर क्या विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार को सेंसर किया जा रहा है? कम से कम 2 नेताओं के भाषणों से कई शब्दों को हटवाया गया है। ये 2 नेता सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीताराम येचुरी को दिल्ली में दूरदर्शन स्टूडियो में अपने टेलीविजन संबोधन के दौरान 2 शब्दों को हटाना पड़ा और सरकार के बैंकरप्सी यानी दिवालियापन शब्द को फेल्योर यानी विफलता से बदलना पड़ा। ऐसा ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन के साथ भी हुआ। उनको कोलकाता में अपने संबोधन में मुसलमान शब्द बोलने से बचने के लिए कहा गया। सीताराम येचुरी को चुनावी बॉन्ड के संदर्भों को हटाने के लिए भी कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दूरदर्शन के महानिदेशक को लिखे एक पत्र में येचुरी ने कहा, दूरदर्शन पर मेरे संबोधन के टेक्स्ट पर लगाई गई सेंसरशिप लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को साफ तौर पर खारिज करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायबरेली से सांसद नहीं पीएम चुनने के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इससे दिल टूट गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इनको सपने की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। यह सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह सीखने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है। चुनावी माहौल के बीच शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एमवीए की चांदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि ये गठबंधन राज्य में इस बार क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा कि एमवीए प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन लोगों की जीत की पूरी तैयारी है। ऊपर से उनके पास माता पिता का आशीर्वाद भी है। पिता बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए उन्होंने मराठी चैनल से आगे कहा कि मैंने पिता से वादा किया था कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं शिवसेना को उसी तरह आगे बढ़ाऊंगा।
देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विधानसभा में 115 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम शिवसेना और एनसीपी की संख्या को जोड़ दें तो भी भाजपा बहुत आगे है, इसलिए हम अपने सहयोगियों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सीएम की कुर्सी पर दावा करेगी। सीएम कौन होगा इसका फैसला हमारा संसदीय बोर्ड हमारे सहयोगियों के परामर्श से करेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।